नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और खास करके राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, जिनके लिए राष्ट्र प्रथम, उन लोगों से खास अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने जानने वालों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हम जैसे लोगों को अच्छे से काम करने के लिए और उत्साहित करता। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पे। दरअसल एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के तथाकथित राजनीतिक चाणक्य को जोरदार पटकनी दिया है। उनके चाणक्य नीति का हवा निकाल दिया है, जिसके लिए इस देश में माहौल बनाया गया कि अगर इस देश में एकमात्र कोई ऐसा नेता है जो राजनीति को किसी भी तरीके से अपने पक्ष में करने का सबसे बड़ा कलाकार है, वो राजनीति का चाणक्य है, उनसे पार पाना संभव नहीं है। उसको देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत जोरदार की पटकनी दोबारा से दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शरद पवार जी का। दरअसल देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने एक ही वार से जो शरद पवार और अजित पवार के बीच एनसीपी का जो खेल चल रहा है, जो ये दोनों चाचा भतीजे मिलकर जो ये सियारी दाव चल रहे हैं महाराष्ट्र में, उस सियारी दाव का हवा निकाल दिया है। जिस तरीके से शरद पवार अपनी कुटिल राजनीतिक ज्ञान के बदौलत महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके उस कुटिल राजनीतिक बौद्धिक विचार का देवेंद्र फडणवीस ने दोबारा से हवा निकाल दिया है। दरअसल आप सभी जानते होइएगा कि जब महाविकास अघाड़ी का सरकार था महाराष्ट्र में, उस समय महाविकास अघाड़ी की सरकार में नवाब मलिक नाम का एक मंत्री हुआ करता था, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। जी हाँ, वही नवाब मलिक जिसके लिए कहा जाता है कि वो रहने वाला तो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन बंबई में उनका एक छत्र राज चलता है। उनका कबाड़ा का इतना बड़ा कारोबार है कि वो कबाड़ के कारोबार से मुंबई पे एक छत्र राज करते थे। कबाड़ के कारोबार से हजारों करोड़ का संपत्ति बना लिया उन्होंने। ये पूरा मामला, पूरा विवाद उसी नवाब मलिक से जुड़ा हुआ है। दरअसल नवाब मलिक को महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री रहते हुए उनके ऊपर आरोप लगा था कि नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम और उनके गुर्गों का आर्थिक तौर पे बहुत बड़ा संरक्षण दिए, उनको बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया है। और वो फायदा कैसे पहुंचाया था? दरअसल नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम का जो संपत्ति था भारत में, उस संपत्ति को खरीद कर और उसके बदले एक मोटा रकम उनके गुर्गों तक पहुंचाया, जिसका षड्यंत्र था भारत में एक बहुत बड़ा घटना को अंजाम देने का। उस आरोप के बाद नवाब मलिक को जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, ईडी ने। और उसी आरोप में वो पिछले फरवरी से, उससे पिछले ये लगभग 2 साल से वो जेल में थे, लेकिन उनको सितंबर में हेल्थ ग्राउंड पे जमानत मिला। अब नवाब मलिक के लिए कहा जाता है कि वह शरद पवार के बहुत ही भरोसेमंद नेता, वो शरद पवार गुट के नेता है। लेकिन अब जब महाराष्ट्र में विधानसभा के सत्र चल रहा है और नवाब मलिक मेडिकल ग्राउंड पे बाहर हैं, तो वह विधानसभा का सदस्य है और उसके नाते वह विधानसभा के कार्य में भाग लेने के लिए गए थे। और वह नेता माने जाते थे शरद पवार गुट का, शरद पवार का सबसे विश्वसनीय नेता माने जाते थे। लेकिन वह बड़े ही चतुराई से अजित पवार के खेमे में जाकर बैठ गए, क्योंकि उनको पता है कि इस समय अजित पवार और शरद पवार के बीच में पार्टी को लेकर विवाद चल रहा है। अजित पवार ने पार्टी तोड़ दिया था और तोड़कर बीजेपी के साथ संयुक्त सरकार में शामिल हो गया है। और अजित पवार को जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में शामिल किया था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगा था कि बीजेपी जिस अजित पवार के लिए कहा करता था कि बहुत बड़े भ्रष्टाचारी है, और सिर्फ कहता नहीं था, अजित पवार जी का बहुत सारे संपत्ति जब्त भी हुआ है।
यह आरोप उनके ऊपर सही है। अजीत पवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, यह कोई मान ही नहीं सकता है। वह भ्रष्टाचारी नहीं है, यह कोई नहीं मानेगा। लेकिन जब बीजेपी ने उनको शामिल किया तो बीजेपी पे सवाल उठना लाजमी था, उठेगा ही, क्योंकि आप जिसको पहले भ्रष्टाचारी बता रहे हो, फिर उस व्यक्ति को आप सरकार में कैसे लिए, उनके साथ आप सरकार कैसे चला रहे हैं, सवाल तो उठेगा। लेकिन बीजेपी ने उसका बचाव इस बात को लेकर किया कि अभी अजीत पवार के खिलाफ अदालत ने कोई बातें नहीं कही है। यह राजनीतिक दलों का अपना एक तरीका होता है किसी भी मामले को डिफेंड करने का, कि वो अदालत के नाम पे कन्नी काट लेते हैं। लेकिन अब अगर नवाब मलिक के ऊपर भी अगर बीजेपी नहीं बोलती तो नवाब मलिक के ऊपर भ्रष्टाचार से बड़ा आरोप देशद्रोह का है। उस दाऊद इब्राहिम को सहायता पहुंचाने का है, जो दाऊद इब्राहिम भारत का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, जिसके लिए यहां राजनीति चलती है, राजनीतिक मुद्दा है भारत में दाऊद इब्राहिम। उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का आरोप है नवाब मलिक पे, और उसके ऊपर भी अगर बीजेपी चुप हो जाता है तो बीजेपी को नवाब मलिक को डिफेंड करना बहुत भारी पड़ जाएगा। और ये जो पूरा जो षड्यंत्र है, एनसीपी तोड़कर अजीत पवार को बीजेपी के साथ सरकार में आना, और अब नवाब मलिक को शरद पवार के खेमे में ना बैठकर अजीत पवार के खेमे में बैठना, यह पूरा का पूरा राजनीतिक षड्यंत्र वह शरद पवार का ही है। दरअसल शरद पवार जैसा उनका छवि लोगों ने बना दिया है देश में, शायद उनके अंदर वह भरोसा भी है कि वह उसी तरीके का व्यक्ति है, वह किसी भी राजनीतिक परिस्थिति को बदल सकते हैं। और शायद इसी लिए शरद पवार जी ने सोचे होंगे कि अगर हमें नवाब मलिक को अपने गुट में ना बुलाकर अजीत पवार गुट में भेज देते हैं तो इस पर बीजेपी जरूर ऐतराज जताएगी, और बीजेपी के ऐतराज को अजीत पवार नहीं मानेंगे, और जब नहीं मानेंगे तो फिर से अजीत पवार बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, और जब बीजेपी के साथ छोड़ेंगे तो वह जाएंगे कहां, हमारे ही पास आएंगे। तो यह तो अब अजीत पवार के हाथ में है कि अजीत पवार क्या करेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के इस राजनीतिक चाल को बखूबी समझ गया। उनको समझ में आ गया कि हम अजीत पवार को ही डिफेंड करना हमें भारी पड़ रहा है, और अगर हम नवाब मलिक को भी रख लेते हैं तो इसको डिफेंड करना तो कतई बस की नहीं, क्योंकि इसके ऊपर देशद्रोह का कानून है, देशद्रोह का आरोप है, और बीजेपी का इस देश में सबसे कोई मजबूत मुद्दा है जिसका काट इस देश के किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है, वह राष्ट्रवाद का। और जब खुद ही राष्ट्रवाद के मुद्दे पे बीजेपी घिर जाएगी तो इससे बड़ा झटका बीजेपी के लिए कुछ नहीं होगा। और इसी को समझते हुए देवेंद्र फडणवीस जी ने एक चिट्ठी लिखा है, और वो चिट्ठी अजीत पवार जी को लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि जिस तरीके का आरोप नवाब मलिक के ऊपर लगा है, देशद्रोह का, आतंकवादियों के साथ सांठगांठ करने का, उनको आर्थिक लाभ पहुंचाने का, ऐसे आरोपों को होते हुए हम नवाब मलिक को अपने युक्ति के सरकार में, यानी कि वर्तमान के सरकार में शामिल नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो यह आपका पार्टी है, आपका मैटर है कि आप किसको रखें ना रखें, लेकिन इस व्यक्ति के ऊपर विचार किया जाना चाहिए, और इसको इस सरकार में नहीं रखा जा सकता है। सरकार आती है जाती है, सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन देश सर्वोपरि है, देश हमेशा रहेगा, और देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया कि अगर नवाब मलिक ये सोच रहा हो कि हम सत्ता पक्ष के साथ में जाकर बैठ जाएं, तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगा होगा कि अगर हम सत्ता पक्ष में रहेंगे, अजीत गुट में रहेंगे, तो हो सकता है कि ये जो जांच एजेंसियों का कार्रवाई है यह कुछ कम हो जाए, परेशानियां कुछ कम हो जाए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस इस बात को समझ गए, और उनको समझ में आ गया कि जांच एजेंसियां की कार्रवाई कम हो ज्यादा हो अलग बात है, लेकिन जो छवि बनेगा बीजेपी का महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाद इस मुद्दे को पूरे देश में जो मोदी विरोधी दल उठाएंगे, उसको डिफेंड करना बीजेपी के लिए संभव नहीं होगा। ये एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अगर देवेंद्र फडणवीस ये चिट्ठी नहीं लिखता तो कल होकर बीजेपी के खिलाफ यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता कि जो बीजेपी दिन रात देश में लोगों को राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे उलझाती रहती है, वो खुद ही बीजेपी
सत्ता के लिए महाराष्ट्र में एक ऐसे व्यक्ति को अपने साथ में रखा है जिसके ऊपर यह आरोप लगा था कि वो दाऊद इब्राहिम का सहयोग कर रहा था, उनके गुर्गों का सहयोग कर रहा था, उनको हवाला के जरिए पैसे दे रहा था। और यह मुद्दा सच में बीजेपी के लिए भारी पड़ता और शायद उसी को समझते हुए देवेंद्र फडणवीस जी ने यह चिट्ठी लिखा है, ओपन चिट्ठी लिखा है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी कर दिया। वो चाहते तो अजीत पवार से ये अकेले में कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि अकेले में किया गया बात उसका कोई गारंटी नहीं होता है कि सामने वाला व्यक्ति कभी भी मुकर जाए। ऐसे अजीत गुट ने भी नवाब मलिक का साथ देने के लिए कहा है। अजीत गुट का जो प्रवक्ता है सूरज चौहान के, उसने कहा है कि हम नवाब मलिक के साथ में हैं, क्योंकि नवाब मलिक के ऊपर किसी अदालत ने अब तक यह नहीं माना है कि वो आरोपी है, तो अदालत जब तक नहीं मान लेता तब तक किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से कैसे निपटती है। लेकिन जिस तरीके का सूझबूझ देवेंद्र फडणवीस जी ने दिखाया है, उससे यह स्पष्ट हो जानी चाहिए अजीत गुट को भी कि देवेंद्र फडणवीस या भारतीय जनता पार्टी से वो हल्के में नहीं लेगा और बहुत ही सलीके से इसको निपटाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।